1895 में दो अमेरिकन साइंटिस्ट्स जॉर्ज एलनी और जेम्स एडवर्ड ने एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च पब्लिश करने के लिए द एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल नामक एक साइंस मैगजीन शुरू की। 2015 से ई पेपर के रूप में पब्लिश्ड इस पैम्फलेट का एक समय बहुत बड़ा प्रभाव था। इसमें पब्लिश्ड रिपोर्टों को साइंटिफिक वर्ल्ड में गंभीरता से लिया गया। इस रिप्यूटेड मैगजीन को अब तक 7 एडिटर्स मिल चुके हैं और उनमें से एक भारतीय मूल के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं। अखंड भारत में जन्मे और बाद में अमेरिका में बस गए एस चंद्रशेखर 1952 से 1971 तक द एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल के एडिटर थे। तब उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसने सन के बारे में रिसर्च का रास्ता खोल दिया। अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में डिग्री प्राप्त करने के बाद रिसर्च शुरू करने वाले यंग साइंटिस्ट यूजिन पाकर ने सूर्य से संबंधित कुछ ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक रिसर्च पेपर लिखा। चंद्रशेखर के एडिटिंग में द एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल को प्रस्तुत किया गया। यूजीन पाकर ने सोलर विंड परिकल्पना विकसित की। उनका तर्क था कि सूर्य के एटमॉस्फेयर में भी तूफान होते हैं। वास्तव में वो सबसे पहले ये बताने वाले व्यक्ति थे कि सूर्य का एक एटमॉस्फेयर है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कंक्लूजन निकाला कि सोलर पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फैलते हैं। तर्क सही थे, लेकिन दिए गए तर्कों के समर्थन में साइंटिफिक एविडेंस प्रस्तुत नहीं किए गए। उस समय यह माना जाता था कि अंतरिक्ष खाली है और इसमें किसी अन्य पदार्थ के लिए कोई जगह नहीं है। साइंटिस्ट्स ने 28 वर्षीय यूजीन पाकर के तर्क पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। द एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल के 2 रिव्यूअर्स ने यूजीन पाकर के कंक्लूजन को खारिज कर दिया और रिसर्च पेपर एडिटर की रिपोर्ट नेगेटिव कमेंट्स के साथ पेश की गई। आमतौर पर एक एडिटर को कई एक्सपर्ट रिव्यूअर्स द्वारा रिजेक्टेड रिसर्च पेपर को हाथ भी नहीं लगाना होता है, लेकिन एडिटर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यंग रिसर्चर्स के पेपरों को दिलचस्पी से पढ़ते थे। लर्न्ड इंडियन साइंटिस्ट सूर्य पर शोध करने में रुचि लेने लगे। उन्हें पाकर के तर्कों में सच्चाई मिली। चंद्रशेखर ने रिजेक्टेड रिसर्च पेपर को पब्लिश करने का निर्णय लिया जिसे कई एक्सपर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया था और इसके साथ ही पाकर के लिए सोलर रिसर्च की एक नई दिशा खुल गई। भारतीय मूल के अमेरिकन साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर के टैलेंट और योगदान को इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पेपर को पब्लिश करने के चंद्रशेखर के साहस का उल्लेख वर्षों बाद खुद यूजिन पाकर ने किया था। यदि चंद्रशेखर ने सूर्य पर रिसर्च पेपर को रिजेक्ट कर दिया होता तो शायद यूजीन पाकर दूसरे स्पेस एक्सप्लोरेशंस पर ध्यान केंद्रित करके सूर्य पुराण को हमेशा के लिए बंद कर देते। लेकिन साइंस के लिए शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ और भारत का चंद्रशेखर सूर्य के रिसर्च को डायरेक्टर करने में सहायक बन गया। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। दोनों सुपर पावर्स के बीच स्पेस एक्सपेंशन में आगे निकलने की दौड़ लगी हुई थी। उस दौर में रिसर्चर्स के लिए स्पेस प्रोब्स की एक नई दिशा खुल गई थी। स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करने वालों को नाम और पैसा दोनों मिला, इसलिए दुनिया भर के यंग रिसर्चर्स उस दिशा में सोच रहे थे। यूनिवर्सिटीज में ऐसे रिसर्चर्स के लिए एनकरेजिंग माहौल बनाया गया और रिसर्चर्स के साइंटिफिक फाइंडिंग्स को अलग अलग साइंस जर्नल्स में पब्लिश किया गया, जिससे रिसर्चर्स को प्रोत्साहन मिला। यंग रिसर्चर्स की एक पूरी पीढ़ी उभरने लगी थी। यूजीन पाकर नामक एक ऐसे प्रतिभाशाली अमेरिकन लड़का जिसने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और शिकागो यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी विभाग में काम करना शुरू कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ स्पेस के बाद उन्होंने उस दिशा में कुछ अवलोकन किए। यदि टिप्पणियां केवल ब्रेन में ही रहें तो उनका कोई मीनिंग नहीं है। इसे तर्क के साथ कागज पर उतारना था, लेकिन सिर्फ कागज पर उतारने से काम नहीं चलेगा। ये केवल तभी मायने रखता है जब कोई साइंस जर्नल इसे पब्लिश करे। यदि साइंस फ्रेटर्निटी की मोहर लग गई तो भविष्य में उस दिशा में शोध आगे बढ़ने पर ध्यान दिया जाएगा। ये जिस भी चीज पर शोध किया जा रहा है उसमें नई शक्ति जोड़ता है। ऐसे कंक्लूजन को दूसरे साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश करना आसान होगा। द एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में यूजीन पाकर के सौर अवलोकनों के छपने से दूसरे साइंस जर्नल्स के लिए द्वार खोल दिए। 1958 में सोलर विंड की पहचान करने के बाद इस यंग साइंटिस्ट को साइंस की दुनिया में सम्मान मिला। वैसे तो अमेरिका ने सूर्य की खोज 60 से 70 के दशक में शुरू की थी। नासा ने ऑर्बिटिंग सोलर ऑब्जर्वेटरी की मदद से सूर्य का विभिन्न पहलुओं से स्टडी किया। वीनस प्लैनेट के रास्ते में मैरिना 2 ने 1962 में सोलर एटमॉस्फेयर का पता लगाया। इसके बाद यूजीन पाकर की हर बात को गंभीरता से लिया गया। उनकी मेथड सूर्य के कोरोना या वातावरण को समझने में इतनी उपयोगी हो गई कि इसके बिना सूर्य के बारे में साइंटिफिक फैक्ट खोजने का काम कठिन हो गया। सालों पहले पाकर ने भी अपने कंक्लूजन और लॉजिक प्रस्तुत किए थे कि कैसे सोलर स्टॉर्म सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बच जाते हैं और विशाल ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं। उन्होंने सूर्य और पृथ्वी को प्रभावित करने वाले मैग्नेटिक फील्ड पर भी शोध किया। 1987 में उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सूर्य की सतह पर अनगिनत ज्वालाएं हैं और इन आग के गोलों के कारण ही सूर्य इतना चमकीला है। सूर्य के बारे में मानव जाति की समझ का विस्तार करने के लिए उन्हें 1969 में नेशनल साइंस अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अनगिनत अमेरिकन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें अवार्ड दिए।
उस सम्मान के कारण अंत में नासा के सोलर स्पेसक्राफ्ट का नामकरण हुआ। 2018 में जब नासा का अंतरिक्ष यान सूर्य पर जाने के लिए तैयार था तो 91 वर्षीय यूजीन पाकर ने कहा, वाह, आखिरकार हम सूरज के पास जा रहे हैं। 2022 में 94 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उन्हें पाकर प्रोब से डेटा पर अपडेट प्राप्त होते रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में अगर किसी को सूर्य के बारे में जानने की सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी तो वह यूजीन पाकर ही थे। नासा का यह मिशन बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। नासा ने सूर्य के लिए यह मिशन 1960 के दशक में शुरू किया था, लेकिन जैसे ही ध्यान चंद्रमा पर केंद्रित हुआ और फिर नासा का लक्ष्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण करना था, इस मिशन को 2002 तक रोक दिया गया था। 2002 में फंड उपलब्ध कराकर सोलर प्रोब नाम से तैयारी शुरू की गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे चीजें ऐड होती गई। सूर्य के जितना करीब हो सके पहुंचने में कई चुनौतियां थीं। परिणामस्वरूप मिशन 2018 में लॉन्च किया जा सका। यूजीन पाकर का नाम पहली बार मिशन से जुड़ा था। ये पहली बार था जब नासा ने किसी जीवित वैज्ञानिक के नाम पर किसी अंतरिक्ष यान का नाम रखा था। 103 बिलियन की लागत से लॉन्च किया गया यह अंतरिक्ष यान 2025 तक सूर्य के करीब जाएगा और लगातार चक्कर लगाकर डेटा प्रदान करता रहेगा। लगभग 2500 डिग्री के तापमान में भी स्थिर रहने के लिए यान को थर्मल सुरक्षा से इक्विप्ड किया गया है। नासा ने लगभग 1 साल पहले दावा किया था कि अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल के बाहरी हिस्से सूर्य के कोरोना एरिया में प्रवेश कर गया था। इससे पहले पृथ्वी की कोई भी वस्तु सूर्य के इतने करीब नहीं आई थी। उस इलाके का तापमान 11 लाख डिग्री है। नासा ने इसे टेक्निकल अचीवमेंट बताया कि पाकर प्रोब इतने ऊंचे तापमान पर भी सुरक्षित रहा। यदि पृथ्वी को इतनी गर्मी सहन करनी पड़े तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्रत्येक चीज पिघल जाएगी। इस गर्मी में यान में लगे हीट शील्ड के कारण ये बच गया। 612 किलोग्राम वजनी यह यान 190 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की सर्कमम्बुलेशन करता है। इस गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि कोई वाहन इस गति से वाशिंगटन से निकले तो उसे टोक्यो पहुंचने में केवल 1 मिनट का समय लगेगा। नासा ने यूजीन पाकर के सूर्य से संबंधित शोध के आधार पर अंतरिक्ष यान भेजा है। सूर्य पर रिसर्च बहुत सीमित रहा है। आज यूजीन पाकर के कंक्लूजन को उस दिशा में शोध करने वालों के लिए एक टेक्स्ट बुक माना जाता है। जब दुनिया अभी भी चंद्रमा की खोज कर रही थी और चंद्रमा की सतह पर उतरने का जश्न मना रही थी, तब पृथ्वी पर एक आदमी था जिसने सूर्य के बारे में सोचा था। विजनरी रिसर्चर यूजीन पाकर जैसे हो सकते हैं। जब हमें पृथ्वी पर बैठकर सूर्य का रिसर्च करना है तो हमारी इम्प्रोविडेंस क्यों काम कर रही है?